नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। 1649 पदों पर दोस्तों जिलेवार विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों ने अपने अपने जिले पर विज्ञप्ति निकालना दोस्तों शुरू कर दिया। हमने कुछ समय पहले आपको बताया था कि 2100 पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकलने वाली है, लेकिन 451 पदों पर दोस्तों पहले ही मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। इसलिए उन पदों को छोड़ते हुए बाकी बचे हुए 1649 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे शिक्षा मंत्री ने। उसके बाद शासन ने फिर आदेश दिए शिक्षा विभाग को कि वे लोग जल्द ही विज्ञप्ति को जारी करें, इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करें। उसके बाद शिक्षा निदेशक के द्वारा लेटर लिखा गया था जिला शिक्षा अधिकारियों को कि वे अपने अपने जिले में इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करें। हालांकि बीच में विवाद भी हुआ था, बीच में आपको हमने इसके बारे में भी सूचना दी थी कि शिक्षा निदेशक के वहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थी पहुंचे थे 2021-22 बैच वाले, वे लोग भी इस भर्ती में अपने आप को शामिल करने की डिमांड कर रहे थे। अभी उनका डीएलएड प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ है और इसमें काफ़ी विवाद भी हुआ था, लेकिन फिलहाल 1649 पदों पर दोस्तों यहाँ पर विज्ञप्ति जारी होने जा रही है, धीरे धीरे जारी हो चुकी है। कुछ जिलों ने अपनी विज्ञप्ति दोस्तों निकाल दी है, जैसे कि अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है, देहरादून है, बागेश्वर है। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे इस भर्ती के बारे में डिटेल में, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कैसे आप फॉर्म भरेंगे, संपूर्ण प्रक्रिया आपको दोस्तों बताने जा रहे हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों, शिक्षा निदेशक बेसिक के आदेश के क्रम में विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अपने अपने जिलों में विज्ञप्ति दोस्तों जारी कर दी गई है। इसमें हमने सैंपल के तौर पे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर की विज्ञप्ति को लिया है। इस विज्ञप्ति के आधार पर दोस्तों आपको अन्य जिलों की जो विज्ञप्ति है वो भी दोस्तों अच्छे से समझ में आ जाएगी। चाहे आप किसी भी जिले के लिए आवेदन करना चाहते हो, सब में एक जैसा ही दोस्तों आपका फॉर्मेट रहेगा, बस पदों की संख्या अलग अलग रहने वाली है। हालांकि जो ये बागेश्वर का जो फॉर्मेट है, आवेदन प्रक्रिया का जो फॉर्मेट जिस पर आप आवेदन करके भेजेंगे सबसे बेस्ट रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग या मेरी सजेशन आप माने तो आप इसी प्रारूप को लेकर जाइएगा, इसी प्रारूप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस विज्ञप्ति को दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in से। अगर आपको साइट में देखना नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर हम इन विज्ञप्ति को डाल देंगे और आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके अलावा प्रवक्ता का भी दोस्तों सिलेबस आ गया है नया, प्रवक्ता भर्ती का, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो एक बार दोस्तों इस विज्ञप्ति को देख लेते हैं, इसमें जो डिटेल है उसको पढ़ लेते हैं और इसमें कैसा आवेदन का प्रारूप रहने वाला है, और उसी आवेदन उसी फॉर्मेट में आप दोस्तों क्या करेंगे, आवेदन करेंगे, जिससे कि आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर, इनके द्वारा दोस्तों ये विज्ञप्ति निकाली गई है 7 नवंबर 2025 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं आदेश संख्या और जो नियुक्ति है वो है 207। ओके, तो ये आपकी विज्ञप्ति संख्या भी आप कह सकते हैं। तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक प्राथमिक की विज्ञप्ति। तो देखिए, शासनादेश 31 अक्टूबर 2025 द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में उत्तराखंड राज्य के प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित और एवं संशोधन नियमावली 2025 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत जनपद बागेश्वर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक ग्रेड 3 वेतनमान लेवल 6 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं केवल बागेश्वर की, आपको मैं अन्य जिलों की भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती दोस्तों निकली है। तो कुल मिला के 102 पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकली है। इसमें आप देख सकते हैं कि आरक्षणवार ये बाइफरकेट किया गया है कि किस जाति में कितने पद हैं, किस श्रेणी में कितने पद हैं दोस्तों। इसके अलावा बैकलॉग है, बैकलॉग में भी आपके कुल मिला के 16 पद दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं। अब जो पदों की संख्या है वो घट बढ़ सकती है। इसमें जो 50% पद रहेंगे वो आपके विज्ञान के रहेंगे और 50% पद विज्ञानेतर के रहेंगे, यानी कि विज्ञान के अलावा जो जो सब्जेक्ट है, जैसे कि कला है, कॉमर्स है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इस बार नियमावली में संशोधन किया गया है। संशोधन 2025 का उसका नियम है 15
8 और 6 इसके अनुसार ऐसे शिक्षक जो कि पूर्व में विभाग के अंतर्गत समान पद पर कार्यरत हैं, अर्थात राज्य अंतर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर दोस्तों कार्यरत है प्राथमिक में, तो वे समान पद अर्थात राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर पुनः अभ्यर्थन हेतु अर्ह नहीं होंगे। यानी कि आप अगर दोस्तों ऑलरेडी प्राइमरी टीचर हैं उत्तराखंड राज्य में, तो आप दोबारा से यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा दोस्तों यहाँ पर संशोधन किया गया। पहले जितने प्राइमरी टीचर्स थे वे लोग दोबारा अप्लाई कर लेते ताकि उनको सही जगह पर मिल जाए नियुक्ति, सुगम में नियुक्ति मिल जाए। तो यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी प्राइमरी टीचर हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बार ये सेवा नियमावली 2025 में संशोधन किया गया है। अब आप देख लीजिए दोस्तों कि क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपकी शैक्षिक और प्रशिक्षण और अन्य अर्हता के बारे में दोस्तों बात करेंगे। आपको सबसे पहले तो ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी अर्हताएँ हैं 29/11/2025 तक पूर्ण हो जानी चाहिए। उसके बाद कोई भी प्रमाण पत्र अगर आपको जारी होता है उसको नहीं माना जाएगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र हो, चाहे ओबीसी का हो, या फिर कोई भी आपका शैक्षिक प्रमाण पत्र। तो यहाँ से क्लियर है कि अगर डीएलएड अभ्यर्थी जो 2021-22 कर रहे हैं, अगर वो 29/11/2025 तक कर लेते हैं, उससे पहले उनका प्रमाण पत्र निर्गत हो जाता है, तब तो वे अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको क्या क्या होना चाहिए देख लीजिए। आपको एनसीटी से मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड, जिसको कि बीटीसी के नाम से भी जाना जाता था उत्तराखंड में। इसके अलावा अगर आपने 4 वर्षीय बीएड प्रशिक्षण शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएड किया हुआ है तो भी आप एप्लीकेबल रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र हैं, औपबंधिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो कि नियुक्ति हेतु पात्र हों, इनको सेवा नियमावली के प्रावधान के अनुसार शिक्षा अनुभव के भी अंक प्रदान किए जाएंगे। लेकिन वो अनुभव अंक तभी प्रदान किए जाएंगे जब आप उप शिक्षा अधिकारी के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र को संलग्न करें। ओके। इसके अलावा जो राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा में कार्यरत शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने राज्य सरकार के द्वारा 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण, इसके अलावा अध्यापक पात्रता परीक्षा 1 उत्तीर्ण की हों, वे भी एप्लीकेबल होंगे। और ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण और इसके अलावा जो टैट 1 है वो उत्तीर्ण किया हो तथा वे संविदा में नियुक्त होंगे के समय पर तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु के हों, वे लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि जो उस समय पर शिक्षा मित्र दोस्तों लगे थे और उन्होंने अगर इग्नू से बीटीसी कर रखी है और टैट 1 अगर क्लियर कर रखा है, लेकिन जब वो लगे थे तो उस समय पे जो भी अधिकतम आयु हुआ करती होगी, जैसे मान लेते उस समय पे अधिकतम आयु 42 थी, तो 42 साल से उनकी कम होनी चाहिए आयु, या 42 के बराबर होनी चाहिए, या हो सकता है कि उस समय पर आयु अगर 35 हो तो 35 से अधिक नहीं हो। वर्तमान में कोई भी आयु से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस समय पर आयु ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अधिकतम आयु से। इसके अलावा दोस्तों देख लीजिए कि अगर आपने एनआईएस से डीएलएड किया हो 2017 से 2019 के बीच में, तो भी दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं कि इस बार सेवा नियमावली में संशोधन करके एनआईएस डीएलएड को भी मौका दिया गया है। तो 2017 से लेकर 2019 के मध्य में अगर आपने एनआईएस डीएलएड दोस्तों किया होगा तो भी दोस्तों आप इसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि आपको 1 से लेकर 5 के लिए जो टैट 1 है, चाहे वो यूटीटी हो चाहे सीटीटी हो, तो वो आपने उत्तीर्ण किया होना चाहिए। यूटीटी नहीं भी है तो सीटीटी चल जाएगा 1, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वह चयन प्रक्रिया होगी वो उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। मतलब जो भी भर्ती प्रक्रिया हो रही है वो 2012 की जो सेवा नियमावली है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर हो रही है। अब बात करेंगे आवेदन की पात्रता। भाई कौन आवेदन कर सकते हैं? सबसे पहले आपको दोस्तों उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के राज्य में किसी भी जनपद में आपका सेवा नियोजन कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने उत्तराखंड राज्य से अगर आपने 10th या फिर इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य के मान्यता प्राप्त स्थान से प्राप्त की हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं या फिर राज्य सरकार या उसके अधीन किसी कर्मचारी हैं या फिर राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पद में नियमित रूप से कर्मचारी, या फिर आप केंद्र सरकार या फिर केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में ऐसे कार्मिक हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से स्थानांतरित बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती है, तो आपके आश्रित या स्वयं या पति पत्नी जो भी स्थिति हो या फिर पुत्र पुत्री, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा
ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी की जो आयु है वो 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष से कम होनी चाहिए, 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करेंगे तो आपको अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। ओके इसके अलावा शासनादेश संख्या है दिनांक 5/8/2023। इसके में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में दिव्यांगजनों के पदों का पुनर्चिन्हांकन के प्रावधान लागू होंगे, जैसे कि हो रखे हैं। इसके अलावा अगर किसी भी स्तर पे अगर आप विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाए जाते तो आपका वेतन निरस्त कर दिया जाएगा। जो भी आप भरेंगे फॉर्म में वो पूरा का पूरा अच्छे तरीके से भरे। कोई भी जानकारी संदिग्ध नहीं लिखनी चाहिए, भ्रामक नहीं लिखनी चाहिए। अगर वो प्रतीत होती है तो आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऐसे पुरुष अभ्यर्थी हैं जिनका एक से अधिक पत्नी जीवित है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को हम लास्ट में दोस्तों डिस्कस करेंगे। इसके पहले दोस्तों आपका जो प्रारूप है उसको हम देख लेते हैं। देखिए ये जो आपको कहाँ मिलेगा, मैं आपको पहले जो वेबसाइट बता रहा था www.schooleducation.uk.in, इसके अलावा bageshwar.nic.in यानी कि जिले की जनपद की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी दोस्तों ये उपलब्ध है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं आवेदन का प्रारूप कैसा रहेगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये जो आवेदन का प्रारूप है इसको आप एक बड़े लिफाफे के अंदर रखेंगे। जितने भी आपके समस्त डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हाई स्कूल है, 12th है या आपकी ग्रेजुएशन है, ओके, समस्त प्रमाण पत्र रखेंगे, समस्त अंक तालिकाएँ डालेंगे। DLED के जितने भी अंक तालिकाएँ हैं सेमेस्टर वाइज हैं, ठीक है, सभी डालेंगे। आपका प्रमाण पत्र उसमें रखना है, ठीक है। सबकी जो स्पष्ट छाया प्रति होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि धुंधली फोटोकॉपी डाल लो जिसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। प्रॉपर फोटो स्टेट कराओ। जितने भी फोटो स्टेट करोगे उनको सेल्फ अटेस्ट करोगे, यानी कि उसमें अपने साइन मारोगे और स्वप्रमाणित करके भेजोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले क्या आएगा, आवेदक का नाम। ये फॉर्मेट है दोस्तों आवेदन का प्रारूप, ठीक, ये फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट को अब निकालोगे, ठीक है, प्रिंट करा लेना इसको। तो आवेदक का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, पति का नाम क्या है, ठीक है, अगर है तो। इसके अलावा जन्म तिथि, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मैरिड और अनमैरिड की, ठीक है। इसके अलावा जन्म तिथि बिल्कुल हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार। जो आपका गृह जनपद है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करे, इसको भी अटैच करना है खुद से। जो आपका स्थायी पता है, इसके अलावा पत्र व्यवहार का पता, जहाँ पर आपसे पत्र व्यवहार किया जा सके, मतलब कि जिस एड्रेस पर आपका ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा, ओके। इसके अलावा विज्ञान विषय वर्ग क्या है आपका, विज्ञान वाले हो या विज्ञानेतर है। 1/7/2025 को आपकी आयु कितनी रह जाती है। अगर क्षैतिज आरक्षण की कोई श्रेणी है तो उसको भी आप प्रमाण पत्र संलग्न करें। मोबाइल नंबर आप अपना डालें। इसके अलावा शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यताएं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए इस तरह से लिखना है। हाई स्कूल है तो हाई स्कूल किस वर्ष को किया, क्या आपकी श्रेणी थी, क्या विषय थे, कितने प्राप्तांक हुए, पूर्णांक क्या था, कितनी परसेंटेज है। इंटरमीडिएट किस वर्ष को किया, क्या डिवीज़न थी, विषय क्या क्या थे, कितने अंक मिले, कितना था मतलब पूरा टोटल पूर्णांक कितना था और कितनी परसेंटेज आई। ऐसे स्नातक में करोगे, वर्ष, श्रेणी, विषय, प्राप्तांक, पूर्णांक और प्रतिशत, इतना आप जानते हैं। अब DLED में देखो सैद्धांतिक है, प्रायोगिक है, योग है। तो सैद्धांतिक का अलग बताना है, प्रायोगिक का अलग बताना है, टोटल योग भी अपना बताना है। अगर आपने 4 वर्षीय BLED किया हुआ है तो फिर सैद्धांतिक, प्रयोगात्मक और योग। इसके अलावा अगर आपने शिक्षा शास्त्र किया गया विशेष शिक्षा से तो सैद्धांतिक, प्रयोगात्मक और योग। तो ये सब आपको अलग अलग बताने हैं। तो ये फॉर्मेट सबसे बढ़िया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करें। इसके अलावा यूटेट और सीटेट 1 चल जाएगा। अगर यूटेट नहीं है 1 तो, और यूटेट 1 है तो वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। दोनों है तो और भी अच्छी ये बात है, लेकिन दोनों की ज़रूरत नहीं है, बस दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो इसमें भी दोस्तों वर्ष है, आपकी श्रेणी है, कितने विषय क्या है, और इसके अलावा प्राप्तांक आपने प्राप्त कितने किए, पूर्णांक और अपना परसेंटेज। इसके अलावा अन्य योग्यताएं, कोई अन्य योग्यता अगर आपकी है तो जैसे अगर आपने मान लेते हैं ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएट भी किया हुआ आपने तो भी डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ और कर रखा है वो आप डाल सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट भी स्वप्रमाणित उसकी छाया प्रति डाल देना। इसके अलावा सेवाजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या और दिनांक वो आप जरूर लिख दीजिएगा। अपने संलग्नों का विवरण जरूर लिख देना कि भैया जो जो आप संलग्नक लगा रहे हो, जो जो इसके संग आप अटैच कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो पूरे के पूरे जितने भी आपके संलग्नक हैं उनका यहाँ पर विवरण जरूर लिख देना है, ठीक है। जो जो आप इसमें लगाएंगे, जैसे कि आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगा रहे हैं, फिर इंटरमीडिएट की मार्कशीट लगा रहे हैं, फिर स्नातक लगा रहे हैं, फिर डीएलएड लगा रहे हैं, ठीक है। इसी क्रम में, बिल्कुल इसी क्रम में दोस्तों लगाइएगा। जो क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है इसी क्रम को दोस्तों आपने फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आगे पीछे कर रखा है, ठीक। इसी तरह से लगाइएगा। और इसके अलावा आपको और भी कई चीज़ें लगानी होंगी, जैसे कि अपना क्या कहते हैं, स्थायी निवास का आपने लिखना होगा। तो जो जो जिस क्रम में आपने लगाया, अगर आपने सबसे पहले ऊपर लगाया स्थायी निवास, तो यहाँ पर आप 1 में लिखिएगा स्थायी निवास, ठीक है। उसके बाद 2 में अगर आपने मान लेते हैं अपना कोई आरक्षण का, क्षैतिज आरक्षण का प्रमाण पत्र लगाया है, तो 2 में लिखिएगा क्षैतिज आरक्षण का प्रमाण पत्र, ओबीसी हो या एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो, जो भी आपका आरक्षण का है, श्रेणी है, वो आप अपना लिख दीजिएगा। मतलब कहने का मतलब है उसी हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने जो अपने प्रशिक्षण योग्यताएं हैं उनके आप सर्टिफिकेट डालते चले जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। हालांकि क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत तो वैसे तो महिला आरक्षण ये सब आते हैं, लेकिन ये यहाँ पर आपके जो भी आरक्षण का प्रमाण पत्र होगा वो भी आप इसमें रख देंगे, ओके। तो इस तरह से उसके बाद फिर लास्ट में आपका यहाँ पर होगा हस्ताक्षर, ये देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आवेदक का नाम और पता भी लिख देंगे। उसके बाद फिर ये आपका दोस्तों एक रहेगा घोषणा पत्र, अनुबंध पत्र, जिसमें आप लिखेंगे मैं श्रीमती कुमारी या श्री जो भी है, पुत्र पत्नी पुत्र श्री जो भी है, तो द्वारा घोषणा करता हूँ करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं और अभिलेख मेरी जानकारी में सत्य एवं सही हैं। यदि कोई भी तथ्य गलत पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई के उपरांत विभागीय निर्णय मुझे स्वीकार होगा। तो ये आप अपनी तरफ से एक घोषणा पत्र यहाँ पर देंगे, अनुबंध पत्र देंगे। इसमें दिनांक डाल देना, स्थान डाल देना और अपने हस्ताक्षर यहाँ पर कर डालना और अपना नाम और पता भी लिख देना। अब ये तो आपका हो गया बाहर का फॉर्म। और इसके संग दोस्तों आप क्या करेंगे, ये समस्त जितने भी आप यहाँ पर प्रमाण पत्र यहाँ पर लिख रहे हैं, इन सभी की आपको छाया प्रति आपको संलग्न करनी होगी। वो भी कैसी, प्रमाणिक, यानी कि आप उसको सेल्फ अटेस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो रहेगा ये किस में रहेगा, इसके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो भी आप आवेदन करेंगे वो एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेंगे। प्रारूप मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद ये जितने भी आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र रहेंगे, सुस्पष्ट पठनीय स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के संग आप आवेदन करेंगे। इसके अलावा जैसे आवेदन पत्र में शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता का विवरण, लिखित और प्रयोगात्मक विषय के प्राप्तांक, पूर्णांक पृथक पृथक स्पष्ट रूप से अंकित करें। जैसे कि आपको फॉर्मेट दिया, फॉर्मेट में आपको सबका सब वहाँ पर ईजी है। इसके बाद स्वयं, इसके बाद देखिए क्या करना है, एक बड़ा लिफाफा, इस बड़े लिफाफे के अंदर एक छोटा लिफाफा डालोगे, ठीक है। इस छोटे लिफाफे में 55 रुपये के डाक टिकट लगाओगे, ठीक है। कितने रुपए के, 55 रुपये के। वैसे अलग अलग जिलों में अलग अलग मांगा है, नैनीताल में 30 रुपये मांगा है आई थिंक। तो यहाँ पर 55 रुपये के डाक टिकट आप लगाओगे, यहाँ पर अपना पता लिख दोगे, जो आपका पता है। अब ये जो लिफाफा है ना, ये लिफाफा आपको भेजा जाएगा। तो ये लिफाफे में आप अपना पता डालोगे, जो आपका पता है, और इस पते पर आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा। वैसे तो ऑनलाइन भी भेजा जाता है, लेकिन इनकेस अगर ऑनलाइन ना मिल पाए तो फिर आपको इसके माध्यम से भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 100 का पता लिखा, लिफाफा 55 रुपये का, मतलब 55 का डाक टिकट लगा के छोटा लिफाफा इसके अंदर डालना। एक बड़ा लिफाफा ले लेना दोस्तों, पीले कलर का आता है, A4 साइज़ का, वो आप ले लेना। उसके अंदर जितने भी अपने प्रमाण पत्र हैं उनको एक वही ऑर्डर में, ठीक है, अच्छे से स्टेपल करके भेज देना, ठीक है। और जो चयन समिति है उसके द्वारा आवेदन, अभ्यर्थी के आवेदन पत्र की अंकनाओं और संलग्न शैक्षिक प्रमाण, प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित मूल अभिलेखों से की जाएगी। मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो वहाँ पर होगा। कहने का मतलब जो आपके मूल अभिलेख है उनसे मिलान किया जाएगा और उसके बाद फिर आपसे पृथक से अभ्यर्थी विज्ञप्ति निकाल कर आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो ये आपका बड़ा वाला लिफाफा है पीले कलर का, ठीक है, इसको आपने स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। इसमें स्पीड पोस्ट के अलावा और कुछ भी मंजूर नहीं होगा, स्पीड पोस्ट, ठीक है। दिनांक 29/11/2025 तक पहुंच जाना चाहिए अगर आप बागेश्वर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें आप ऊपर से लिखेंगे सेवा में या टू जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर, जिला शिक्षा अधिकारी, इस तरह से जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर। इसके नीचे फ्रॉम, मतलब कि कहाँ से आया है, अपना पता यहाँ पर दोस्तों जरूर लिख देना। इसके बाद आपने किसके लिए अप्लाई किया है, आपने यहाँ पर अप्लाई किया, ऊपर लिखेंगे सबसे टॉप में आपने अप्लाई किया है सहायक अध्यापक प्राथमिक के लिए। किस जिले के लिए अप्लाई किया है, बागेश्वर। विज्ञप्ति संख्या सबसे ऊपर सबसे पहले आपको बताई थी, वो जरूर लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आवेदन पत्र के ऊपर लिफाफे के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक प्राथमिक लिख देना, ठीक है।
उसके बाद जनपद का नाम, किस जनपद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जैसे लिफाफा है, ये लिफाफा है, तो यहाँ पर ऊपर पे लिख देना सहायक अध्यापक प्राथमिक, ठीक है। और किसके लिए अप्लाई करो, किस जनपद के लिए अप्लाई करो, बागेश्वर में, बागेश्वर में भाई अप्लाई करें। फिर नीचे लिखोगे टू, सेवा में कौन है, किसको भेज रहे हो, जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर। फ्रॉम कहाँ से आया है, अपना पता जरूर लिखना, क्योंकि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजोगे। स्पीड पोस्ट के माध्यम से होता है कि अगर मान लेते हैं वहाँ डाक नहीं गई तो आपको दोबारा वापस आए थे, तो अपना पता जरूर लिखना नीचे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर बीच में अपना जो क्या कहते हैं, ये विज्ञप्ति संख्या, ये भी जरूर लिख देना, विज्ञप्ति संख्या, ठीक है। विज्ञप्ति संख्या क्या है, वो 207 ऊपर, ठीक है, तो वो भी जरूर लिख देना, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें आपने करनी है। बहुत आसान सी प्रोसेस है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि जो ये आवेदन पत्र भेज रहे हो ये थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से भेजेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा फिलहाल रहने वाला है। मैं आपको अन्य विज्ञप्ति भी दिखा दूं। ये दोस्तों हैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल, इनके द्वारा दोस्तों ये निकाला गया है, देखिए विज्ञप्ति। और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति इनके द्वारा निकाली गई है। और कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 106 पद रहने वाले हैं, 105 पद दोस्तों यहाँ पर रहने वाले हैं और सहायक अध्यापक के, और 24 पद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैकलॉग के दोस्तों यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों वही चीज़ें हैं जो जो हमने आपको बताई, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और ये आपको दोस्तों यहाँ पर दिख जाएगा। और इनको भेजना है, देख सकते हैं कि यहाँ पर 28 नवंबर तक दोस्तों भेजना है 5 बजे तक, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं। अभी ये क्या मांग रहे हैं कि स्वयं का पता लिखा लिफाफा, जो 30 रुपये के डाक टिकट के संग, तो यहाँ पर 30 रुपये का जो डाक टिकट है उसके अंदर ये मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों अब इन्होंने आवेदन पत्र का प्रारूप है वो इस तरह से दे रखा है, ठीक है। हालांकि जो मैंने आपको प्रारूप दिया था उस प्रारूप में भेजें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये संलग्नों का विवरण, और फिर यहाँ पर इन्होंने अपनी तरफ से जो विवरण है दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। तो इनका प्रारूप इस तरह का है, सहायक अध्यापक प्राथमिकी जनपद स्तर हेतु आवेदन पत्र दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप चाहे तो इस आवेदन में भी भेज सकते हैं, लेकिन इसमें फिर यहाँ पर प्रयोगात्मक परीक्षा और इसका अलग से विवरण नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा इसी के अंतर्गत। आप उस आवेदन में भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इनकी जो घोषणा है उसको आप ले सकते हैं जैसे कि घोषणा पत्र का इन्होंने आवेदन बनाया है, अब इस तरह से दोस्तों इसको ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इनके द्वारा डेट दी गई है 28 नवंबर तक। ऐसे दोस्तों आप देखें पिथौरागढ़ की भी दोस्तों विज्ञप्ति निकली है, यहाँ पर आप देखेंगे कि रिक्तियों का विवरण है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कुल मिला के 80 पदों पर दोस्तों यहाँ पर निकली है। और इन्होंने जो बैकलॉग के पद हैं उसमें कुल मिला के 23 पद यहाँ पर बैकलॉग के लिखे हैं, ओके। इनका भी सेम वही है, कुछ भी नया नहीं है, वही सब सेम रहता है। अब इनके द्वारा जो आवेदन पत्र है उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई इसमें भी इन्होंने दोस्तों वही लिखा है कि 55 रुपये के जो डाक टिकट हैं वो लगाओ, और 29/11 तक ये बोल रहे हैं कि 29/11 तक सबमिट कर डालो, ठीक है। बाकी ये जो आपको जो सारी सूचना है वो आपको schooleducation.uk.gov.in में मिल जाएगी। इसके अलावा pithauраगढ़.nic.in में मिल जाएगी। ये इनका प्रारूप है, आवेदन पत्र का प्रारूप इस तरह का दिया हुआ है इन्होंने। तो वैसा ही है, सेम टू सेम जैसे नैनीताल वाले का है। और बाकी ये घोषणा पत्र है, तो एक सैम्पल टाइप का है, इस तरह का आप दोस्तों यहाँ पर से निकाल सकते हैं। ऐसे दोस्तों आपकी नई टिहरी के अंतर्गत ये विज्ञप्ति निकली, अगेन 7 को ही निकली है दोस्तों। ये भी रिक्तियों का विवरण यहाँ पर दे रखा है, 178 पदों पर दोस्तों हैं, बैकलॉग के 38 पद हैं यहाँ पर। और सेम वही फॉर्मेट है, पूरा का पूरा वही 55 रुपये के डाक टिकट ये मांग रहे हैं, और वही चीज़ है, सेम वही लिखना है आपने लिफाफे के ऊपर, इन्होंने कोई फॉर्मेट नहीं दिया है। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इस तरह से आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरह से अपने फॉर्म को भरना है। किसी भी अन्य क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी सवालों के आंसर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।